फतूर इश्क किस्त नंबर 24। अर्जल ने आज बहुत दिनों के बाद ऑफिस जाना चाहा, लेकिन आज शाजिम दौरानी ने अचानक रईस से अनुरुल के का निकाह सादगी से करने को कहा। अर्जल को ये बात बहुत गुस्सा दिला रही थी। आखिर वो घर में सबकी लाडली थी, सबकी जान इसमें बसती थी। भला उसकी निकाह भला उसका निकाह ऐसे चुपके से करने की क्या मजबूरी थी। जिस पर शाजिम दौरानी ने सबको समझाया कि अभी अदनान सिकंदर की वफात के मद्देनजर निकाह सादगी से किया जाएगा और फिर रुखसती और वलीमा धूमधाम से होगा। इस बात पर सब मुतफक्किर हुए थे। ना जाने क्यों अर्जल का दिल बहुत घबरा रहा था। वो बाहर के मामलात की वजह से अपनी प्रिंसेस से उसकी रजामंदी पूछना ही भूल गया, लेकिन शाजिम दौरानी पर इसे यकीन था क्योंकि वो अनुरल की ख्वाहिश के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, ना ही उसके लिए कोई गलत फैसला लेंगे। इसलिए वो थोड़ा मुतमईन था। लेकिन फिर भी आज उसने अनुरल से उस बारे में तफसील से बात करने का सोचा। इससे पहले कि वो अनुरल के कमरे की जानिब जाता, उसके फोन की बेल बजी। स्क्रीन पर एसपी साहिब का नंबर देखकर इसने फौरन से कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या खबर है? वालेकुम अस्सलाम हीरो। खबर यह है कि मकी, राशिद और फैसल डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन उस शख्स के बारे में कुछ भी कहने से गुरेज कर रहे हैं। जो भी सवाल पूछो बस एक ही जवाब मिल रहा है, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। एसपी साहिब के मायूस लहजे पर इसने बस हुक किया। अंकल मैं थोड़ा बिजी हूँ, इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अल्लाह हाफिज कहते इसने कॉल कट की और अनुरल के रूम की जानिब बढ़ गया। जब वो अनुरल के कमरे में पहुंचा तभी आरेश भी वहां आ गया, लेकिन अर्जल ने इसे नजरअंदाज किया। आरेश ने एक सर्द सांस खींची। उसके भाई के साथ यही मसला था। एक बार नाराज हो जाए तो इतनी जल्दी नहीं मानता था। लेकिन यहाँ यहाँ तक कि लड़कियों के नखरे और नाराजगी भी इतने नहीं होते थे जितनी अर्जल दौरानी की होती थी। अर्जल ने दो तीन दिन बाद अर्जल ने 2-3 बार दरवाजा नॉक किया, लेकिन जवाब न मिलने पर धीरे से दरवाजा खोला तो वो खुलता ही चला गया। दोनों कमरे के अंदर आए तो कमरा अंधेरे में डूबा था। लाइट ऑन की तो देखा वो कहीं नहीं थी, ना रूम में, ना वॉशरूम में और ना ही ड्रेसिंग रूम में। उन्होंने बालकनी भी चेक की, लेकिन वो वहां नहीं थी। अर्जल के माथे पर बल पड़े। ये पटाखा आज भी ऑफिस चली गई। उसका निकाह है, हम काम वाम छोड़कर घर बैठे हैं और ये खुद ऑफिस चली गई। आखिर बड़े भाई से ही सीखा होगा। आरेश ने पहले जुमला ऊंची आवाज में कहा और आखिरी जुमला धीरे से कहा। अर्जल को इसकी बुड़बड़ाहट सुनाई दी तो इसे वो घूरने लगा। अच्छा हुआ दूसरे भाई से किसी की जान मारने की निंजा टेक्निक नहीं सीखी। अर्जल दुरानी ने रूम से बाहर निकलते इसे सुलगाना नहीं भूला था, जबकि आरेश अर्जल की पुश्त को घूरता उसके पीछे नीचे उतरा था। नीचे सब नाश्ता करने में मसरूफ थे। डैड, नूरा आज भी ऑफिस चली गई? अर्जल ने अपनी चेयर घसीटते पूछा था और इसके साथ ही आरेश भी आकर बैठा। हानिया उन दोनों के पास पहुंची और बारी बारी उनके सर पर बोसा दिया। क्या मतलब, ऑफिस चली गई? शाजिम दौरानी के माथे पर बल पड़े थे। हाँ ताया जान, रात को मैं अनुरल आपो के रूम में सोने गई थी, लेकिन आपो ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह उठने के बाद जब मैं गई तो आपो रूम में मौजूद नहीं थी। रानिया के हाथ से नाश्ता खाती दिलारा बोली। क्या? अब की बार शाजिम दौरानी के नाश्ते करते हाथ वहीं रुके थे। उन्होंने जल्दी से अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और खान साहिब को फोन किया, लेकिन खान साहिब का जवाब सुनते ही शाजिम के चेहरे पर परेशानी छा गई। क्या हुआ डैड? उनके चेहरे पर परेशानी नोट करते अर्जल ने पूछा। खान साहब कह रहे हैं कि नूरा ऑफिस नहीं आई। ओहो, तुम सब यूं ही परेशान हो। आज मेरी प्रिंसेस का निकाह है और ऑफ कोर्स इतनी जल्दी में हो रहा है कि तुम लोगों को पता ही होगा कि वो अपने फैशन की कितनी शौकीन है, इसलिए शॉपिंग करने गई होगी सुबह सुबह। हानिया ने अपना मुद्दा सबके सामने रखा। लेकिन फिर भी शाजिम दौरानी किसी गहरी सोच में देखकर लेकिन फिर भी शाजिल दौरानी को किसी गहरी सोच में देखकर अर्जल ने पूछा था। डैड, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आप इसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहे ना? अर्जल के सवाल पर हानिया ने शाजिम को कोहनी मारी, जिस पर वो होश में आए। नहीं, जबरदस्ती नहीं। तुम्हारी मोम सही कह रही है, कल वो मुझसे अपसेट थी इतनी जल्दी निकाह की वजह से, लेकिन बाद में मान गई। शाजिम ने सबको इत्मीनान दिलाया, सिवाय दुलारा के, क्योंकि इसे पता था नूरा आपो को वो रईस पसंद नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया था कि वो इनका जीजू कोई और है। क्या नूरो आपो जीजो के पास चली गई? वो मन ही मन सोच रही थी कि रानिया ने सर पर एक चपत रसीद करते इसे खाने की जानिब मुतवज्जा किया था। साथ ही साथ वो दायान को नोटिस कर रही थी, जो 4 दिनों से खामोश था, ना कोई शरारत ना कोई डरामा। उसकी वजह सिर्फ निशा की गैर मौजूदगी ही होगी। निशा से उनके बेटे का लगाव वो अच्छे से जानती थी। तुम लोग सब तैयारियां करो, मैं नूरा को शॉपिंग से लेकर आता हूँ घर। कल रात इसने बताया था कि वो कहाँ जाने वाली है। मैं भूल गया था। शाजिम दौरानी माथे से पसीना रुमाल से साफ करते सबको एक्सक्यूज करके बाहर चले गए। शाजिम दौरानी ने
लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें अनुरल का डर खाया जा रहा था। उस वक्त अनुरल सिर्फ एक ही शख्स के पास जा सकती थी। अरसम कल रात देर से सोया था, उसलिए इसीलिए गहरी नींद में था, लेकिन मुसलसल होती दरवाजे की कटकट इसकी नींद में खलल डाल रही थी। वो सुरमई होती सुर्ख आंखों को बमुश्किल खोलता झट से उठ बैठा था। दिमाग में शदीद दर्द हो रहा था। अपने बालों में हाथ फेरते उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और पास पड़ी शर्ट को पहनते दरवाजे की जानिब बढ़ा था। उससे अंदाजा हो चुका था कि जरूर वो पागल लड़की ही होगी जो एक दिन की गैर हाजिरी के बाद आज वापस इसका दिमाग खाने आ गई। उसने गुस्से से दरवाजा खोला, लेकिन अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसके आसाब ढीले पड़ गए थे। मामू आप। वो इन्हें सलाम करता अंदर आने के लिए जगह देने लगा। शाजिम दौरानी इसके सलाम का जवाब देते हुए सोफे पर आ बैठे, जहां वो कुछ देर पहले सो रहा था। वो पूरे घर का जायजा लेने लगे। 6 साल पहले तो ये घर ऐसा नहीं था, लेकिन अब इसके घर की तब्दीली ने उन्हें उस लड़की के लिए अपनी बेटी के जुनून को और भी वाज़ह कर दिया था। कुछ काम है मामू आपको? उन्हें पूरे घर का जायजा लेते देख अरसम ने संजीदगी से पूछा था। हाँ, बुलाओ उसको। शाजिम दौरानी बिना किसी वक्त को जाया किए सीधी बात पर आ गए थे। किसको? अरसम के माथे पर बल पड़े थे। अरसम, मैं जानता हूँ तुम्हें वो पसंद नहीं है और ना ही तुम इससे शादी करने में इंटरेस्टेड हो। तुम बस हमें तंग करने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। लेकिन बेटा, हम सच कह रहे हैं। महानूर का हमें सच में नहीं पता। वो मेरी भांजी है। अगर मैं इसके लिए गलत सोचता तो कभी भी अर्जल के लिए इसे मुंतखब नहीं करता, वो भी हानिया के खिलाफ जाकर। मैं भी उस तरीके से इसका पता लगवा रहा होता, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी बहन को जल्द ही तुम तक पहुंचा दूंगा। अब बस मेरी प्रिंसेस के साथ ये ड्रामा बंद कर दो अरसम। वो तुम्हारी सोच से ज्यादा तुमसे इश्क करती है। उसके जज्बात से मत खेलो। आज उसका निकाह है। उसे प्लीज समझाओ और मेरे साथ घर आने को बोलो। मैं यकीन दिलाता हूँ वो वापस तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी, और महानूर को हम कुछ नहीं होने देंगे। इसलिए इससे पहले कि शाजिम दुरानी मजीद कुछ बोलते, अरसम ने इन्हें बीच में ही टोक दिया। मामू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? वो मेरे पास नहीं आई। अरसम के जवाब पर शाजिम दुरानी भड़क उठे थे। क्या मतलब नहीं आई? कल तुम्हारे लिए वो मरने को तैयार हो गई थी कि इसे सिर्फ तुमसे निकाह करना है, जिस पर मैंने शर्त रखी थी कि अगर तुम घर आकर हम सबको मनाकर इज्जत से उसे मांगोगे तो मैं मान जाऊंगा। और तुम कह रहे हो कि वो यहाँ नहीं आई? शाजिम दुरानी चिल्लाते हुए उठे थे। मामू, 2 दिन पहले मैंने भी इसे समझाया था कि आप लोग मान जाओगे तो इसके बाद मैं इसे अपना जवाब सुनाऊंगा। उसके बाद वो यहाँ नहीं आई। वो भी परेशान होता बोला था। शाजिम दौरानी उसका कॉलर पकड़ चुके थे। उसके हाथों की लर्जिश और आंखों में खौफ नोट करता अरसम चुपचाप उन्हें देखता रहा। तुम पागल हो अरसम? कल वो मुझे रिवॉल्वर पकड़ाकर खुद को मारने को बोल रही थी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने कहा अरसम को भूल जाओ और रईस से शादी कर लो। जिसके जवाब में वो बोली कि वो तुम्हें भूलने या तुम्हारी जगह किसी और को देने का मतलब उसके लिए मौत है। इतनी मोहब्बत करती है वो तुमसे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ अरसम, इसमें हम सबकी जान बसती है। इसीलिए अपनी बहन के बदले की आग में इसे नहीं जलाओ। हानिया की गलती के लिए मैं तुम्हारे पांव पकड़कर माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरी प्रिंसेस को मेरे साथ भेज दो। कहाँ है वो, बताओ? शाजिम दौरानी जब्त होते अरसम को झंझोड़ने लगे। अरसम ने उनके हाथ अपने कॉलर से छुड़वाए थे। मामू, जब मैं कह रहा हूं कि वो यहाँ नहीं है तो नहीं है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो पूरे घर का जायजा ले लीजिए। तब भी यकीन नहीं आ रहा तो मैं अपनी नूर की कसम खाकर कहता हूं कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। अरसम ने भी चिल्लाकर कहा तो शाजिम दौरानी वहीं जम गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी हालत ऐसी थी कि वो अभी ढह जाएंगे। अरसम से उनकी ये हालत देखी नहीं गई, इसलिए फौरन से इन्हें गले लगा लिया। मामू, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इस दर्द से गुजर रहा हूँ। याद है आपको वो दिन जब मैं अपनी नूर को ढूंढते आपके घर पहुंचा था? उस दिन मेरी भी यही हालत थी। ऊपर से आपकी बीवी के लिए मेरी बहन के बारे में ख्यालात सुने तो होंगे आपने। कहते हुए वो इनसे अलग हुआ और शाजिम दौरानी का सर शर्मिंदगी से झुक गया था। फिक्र मत कीजिए मामू, अगर शाम तक वो मुझे मिल गई तो मैं इसे सीधा आपके घर लाऊंगा। और नूर के मामले में आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आप अनूरल को अपनी तरफ से इसे ढूंढने की कोशिश करें, और मैं अपनी तरफ से करूंगा। आप अनूरल को अपनी जानिब से ढूंढने की कोशिश करें और मैं भी अपनी जानिब से करूंगा। कहते हुए इसने रुख मोड़ा। शाजिम दौरानी के मुंह से शर्मिंदगी की वजह से अल्फाज नहीं निकले थे। वो बस बेजान कदमों के साथ वहां से चले गए। अब उनका रुख रईस के मेंशन की जानिब था। तो आपने नया ड्रामा शुरू कर दिया फूफा जान। रईस ने संजीदगी से अपने सामने बैठे शाजिम दौरानी को मुखातिब किया। ये तुम मुझसे कैसे इल्जाम लगा रहे हो रईस? मैंने तुम्हारी मोहब्बत को समझकर अपनी प्रिंसेस के खिलाफ जाकर तुमसे आज शाम तक निकाह करने पर मजबूर किया उसको, और तुम्हें ये सब ड्रामा लगता है?
शाजिम इसके सपाट सब्ज आंखों को देखते झुरझुरी लेते बोले थे। इन्हें इन आंखों से अजीब सी वहशत होने लगी थी। वही ना, मेरे सामने आप बेटी के खिलाफ गए और पीठ पीछे इसे कहीं भगा दिया, रईस ने तंज किया था। तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन यही सच है कि प्रिंसेस सुबह से लापता है। अगर तुम अपनी सोर्सेज की मदद से इसे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। शाजिम दौरानी झुंझला कर उठे थे। एक तो प्रिंसेस की वजह से परेशान थे और ऊपर से ये रईस के इल्जामात उनका सब्र आजमा रहे थे। निकाह तो होगा और आज ही होगा फूफा जान, आप तैयारी कीजिए। मैं आपकी बेटी को, सॉरी, मेरी होने वाली बीवी को ढूंढ कर लाऊंगा। फिर आप मुझसे इसका निकाह करवाना ही फिर आपको मुझसे इसका निकाह करवाना ही पड़ेगा, चाहे इसमें इसकी रजामंदी हो या नहीं। कहते हुए वो भी उठ गया था। ठीक है, पहले इसे ढूंढ कर लाओ, मैं इसे समझाऊंगा। शाजिम दौरानी बाहर जाने लगे थे। फिक्र मत कीजिए फूफा जान, शाम को तैयार रहिएगा, मैं आऊंगा उसके लेकर। वो दूर जाते शाजिम दौरानी को जोर जोर से कहते तसल्ली देने लगे। जैसे ही उनकी कार मेंशन से बाहर निकली, रईस ने पॉकेट से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल मिलाई। वेल डन, इसने फखरिया अंदाज में कहा था। तुम लोगों के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन सालो, एक बात कान खोलकर सुन लो, वो सब तुम सबकी भाभी है और मेरे होने वाली बीवी है, इसलिए इसे गलती से भी ना छूना। अगर किसी ने इसके नाखून तक को छुआ तो उनकी खैर नहीं है। मैं वहां पहुंचता हूँ। कहते ही इसने कॉल कट कर दी। आई एम सॉरी फूफा जान, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मुझे आपकी प्रिंसेस पर कोई भरोसा नहीं है। वो आखिरी वक्त में कुछ भी कर सकती है और आपके दोनों सपूतों पर भी यकीन नहीं कर सकता। बहन की खुशियों के लिए मेरी खुशियों पर पानी फेर देते, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। उसे मैं आपकी पहुंच से दूर लेकर गया हूँ, अब निकाह करके वापस लाऊंगा। अपने मन ही मन में ये सोचते इसने जोर जोर से कह के लगाए थे। अरसम अरसम खान साहिब के पास पहुंचा और इनके साथ कार में अनुरल को हर जगह तलाश करने लगा। खान साहिब अरसम को बगौर देख रहे थे। वो शख्स जो हमेशा से उनकी मैडम से चिढ़ता रहा था, आज उनके लिए इतना परेशान हो रहा था। अगर उनकी मैडम इसका ये रूप देख लेती तो खुशी से पागल हो जाती। वो लोग सुबह से हर जगह तलाश कर रहे थे जहां अनुरल अक्सर जाती थी। यहाँ तक कि इसके दोस्तों के घर भी गए, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला। सुबह से दोपहर हो चुकी थी और वो लोग इसे ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे, लेकिन अरसम ने हार नहीं मानी। ढूंढते ढूंढते वो अचानक एक शॉर्टकट रास्ते से गुजरे जहां रोड बिल्कुल सुनसान थी। वहां एक मंजर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक लड़के कुछ एक लड़की को कुछ लड़के जबरदस्ती गाड़ी में धकेलने की कोशिश कर रहे थे। यह मंजर देखकर अरसम का खून खोल उठा। वो झट से गाड़ी से दरवाजा खोलता उन तक पहुंचा और एक लड़के का हाथ पकड़कर मरोड़ा। फिजा में हड्डी टूटने की आवाज और इस लड़के की बुलंद चीख गूंजी थी। बाकी साथियों को भी इसने बाहर निकाला और कार के बोनट से बार बार उनके सर इतनी बेरहमी से मारे कि पास खड़ी लड़की रोते हुए चिल्लाते हुए खान साहिब के पास भाग गई। खान साहिब को खुद को यह मंजर देखकर उल्टी आने लगी। इससे पहले कि अरसम इनके चेहरे का कीमा बना देता, खान साहिब अपनी आंखें और नाक बंद करते इस तक पहुंचे थे। अरसम बाबा, छोड़ दे इन्हें, इन्हें इनके किए की सजा मिल चुकी है, बाकी हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं। इनके समझाने पर वो नहीं रुक रहा था। अनुरल मैडम को ढूंढना है, कम से कम इनके बारे में सोचें। अब की बार वो रुक गया और चारों को एक एक लात मारता, अपने टैटू पर हाथ फेरता इन्हें देखने लगा जो थर थर कांप रहे थे। इन्हें छोड़कर वो इस लड़की तक पहुंचा। कौन है ये लोग और तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? इसने सख्ती से पूछा। वो मैं, डर के मारे उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। बोलो, वो अचानक धाड़ा तो इसने जल्दी से आंखें बंद करते बताना शुरू किया। वो मैं आहत से मोहब्बत करती हूँ। दूर नीचे खून से लथपथ पड़े एक लड़के की जानिब इशारा किया। और इसने मुझसे शादी का वादा किया। इसके लिए मैं अपने घर से भाग कर आई, लेकिन मुझे यहाँ आकर पता चला वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि अपने दोस्तों के साथ मेरी इज्जत पर हाथ डालने वाला था कि आपने बचा लिया। अचानक अरसम का हाथ उठा और लड़की के गाल पर निशान छोड़ गया। थप्पड़ इतनी शिद्दत से लगा था कि वो गिरते गिरते बची। तुम्हें क्या लगता है घर से भागकर तुम बाकी जिंदगी खुशी खुशी जी लोगी? ये सिलसिला तभी खत्म हो जाएगा। नहीं, हर रोज डर डर कर और मर मर कर जीना पड़ता है। लोगों के ताने और तंज सहने पड़ते हैं। कहीं भी सर उठाकर नहीं जी पाओगी और ना कहीं जा पाओगी। तुम रोज रोज घुट घुट कर मर जाओगी। और तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? उनकी इज्जत भी नहीं रहेगी। उन्हें दुख देकर तुम कभी खुश नहीं रह सकती। मैं जानता हूँ मोहब्बत कभी भी किसी से भी हो सकती है और कभी कभी घर वाले नहीं मानते, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर वो लोग तुम्हें समझने वाले हैं तो इन्हें मनाओ। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या फिर 5 साल, चाहे जितना भी वक्त लगे, इन्हें मनाने की कोशिश करो। एक ना एक दिन वो जरूर मान जाएंगे। अगर तुम्हारे घर वाले सख्त हैं और तुम्हें इन्हें
और तुम इन्हें कुछ नहीं बता सकती तो अल्लाह से अपनी मोहब्बत को मांगो। अगर तुम्हारी नीयत और मोहब्बत की शिद्दत में कोई खोट नहीं तो दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें इससे अलग नहीं कर सकती। अल्लाह खुद तुम दोनों को एक मजबूत रिश्ते में बांध देगा। भला उनकी रजा के खिलाफ कुछ हो सकता है? इसीलिए जल्दबाजी में गलत कदम उठाकर जिंदगी भर मत पछताओ। आज तुम एक गलत शख्स का इंतखाब करके अपनी इज्जत गवा देने को आ गई थी, लेकिन अल्लाह का रहम तुम पर है कि तुम्हारी इज्जत बच गई। इसलिए सब्र से काम लो और आगे जाकर अगर तुम्हें किसी से भी सच्ची मोहब्बत हो तो इसे अल्लाह से मांगना। उनसे पूछो, अगर ये मेरे लिए सही है तो दुनिया की हर आजमाइश पार करके हम दोनों को एक कर देना। अगर ये मेरे लिए सही नहीं तो मेरे दिल से इसको निकाल देना। तब तुम्हें जवाब जरूर मिल जाएगा। अरसम ने इसे समझाना शुरू किया, क्योंकि घर से भागकर शादी करने का अंजाम इससे बेहतर कौन जान सकता था। उसकी माँ उसके लिए एक मिसाल थी। वो लड़की भी समझकर अपने आंसू साफ करने लगी। अरसम ने इसे कार के पीछे बैठने का इशारा किया और खान साहिब के साथ मस्जिद की जानिब रवाना हो गया। मस्जिद के सामने गाड़ी रोकते वो बिना इस लड़की को देखते बोला था, जाकर अपने गुनाह की माफी मांगो। जाकर अपने गुनाह की माफी अल्लाह से मांगो और अपनी इज्जत बचने का शुक्राना अदा करो। वो सपाट अंदाज में बोला तो वो लड़की रोती हुई इसका शुक्रिया अदा करती कार से निकली और मस्जिद की जानिब बढ़ गई। अजहर की आजान गूंज रही थी और वक्त काफी कम था। अनूरुल के साथ कुछ भी गलत हो सकता था। वो कार से नीचे उतरा, फिर घुटनों के बल सड़क पर ढह गया। उसने अपने हाथ उठाए और आंखें बंद किए अपने अल्लाह से मुखातिब हुआ। उसकी सांसें तेज थी, आंखों में वो बेचैनी थी जो लफ्जों में नहीं आ सकती थी। या अल्लाह। उसकी आवाज टूट गई। उसने अपना सर झुका लिया और पहली बार इतनी बेबस दुआ की। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं इसे ढूंढकर थक चुका हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही। इसके साथ कुछ बुरा हो ये सोचकर ही मेरा दिल खोल रहा है। अल्लाह मेरी मदद कर। अगर वो मेरी किस्मत में है तो मुझे इस तक पहुंचा दे। लोग इस खूबसूरत मर्द को देख रहे थे जिसके चेहरे पर अल्लाह का नूर कूट कूट कर भरा था, और वो कितने ही दर्द और तकलीफ में होगा जो यूं बेबस सड़क पर दुआ मांग रहा था। खान साहिब भी इसके इस अमल पर हैरान रह गए, मगर अरसम को किसी की परवाह नहीं थी। हवा तेज तेज चलने लगी। वो आंखें बंद किए दुआ करने में मगन था कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक मंजर लहराया और इसने झट से अपनी आंखें खोल दी। शायद उसे उसका जवाब मिल गया था। ये एक डबल एपिसोड है, तो यहाँ से एपिसोड 24 का पार्ट 2 शुरू होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। रईस दूल्हे के लिबास में मौजूद मौलवी साहिब के साथ इस जगह पर पहुंचा जहां उसने अनुरल को कैद किया था। उस जगह के बारे में किसी को नहीं पता था, और अगर पता लग भी जाता तो शाजिम दौरानी को यहाँ पहुंचने में 4 से 5 घंटे लग जाने थे। उनके पहुंचने से पहले ही वो अनुरल से निकाह कर लेगा, फिर वो हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। अनुरल के लिए दुल्हन का लिबास उसने पसंद से कस्टमाइज करवाया था। मौलवी साहिब को वहीं बैठने का कहकर वो 2-3 सीढ़ी एक ही बार में अबूर करता ऊपर पहुंचा। गार्ड और वर्कर इसे हैरानगी से देख रहे थे। उसके चेहरे पर एक आज अलग से ही खुशी झलक रही थी जो पहले उन लोगों ने कभी नहीं देखी थी। एक रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा वो गार्ड से मुखातिब हुआ, सर, हमने मैडम को बिल्कुल नहीं छुआ, बल्कि इन्हें किडनैप करते वक्त भी इनके साथ हमारी लेडी टीम मौजूद थी। जिस पर रईस खुश हो गया। हाँ ठीक है, जाओ अपनी टीम से कहो कि फौरन से रूम खाली करें। मुझे अपनी बीवी से पर्सनल बातें करनी है, और तुम लोगों के अकाउंट में भारी रकम भेज दी है, जाकर पार्टी करो। रईस ने हुक्म देता उनका कंधा थपथपाने लगा, जिस पर वो खुश होते बाकी साथियों के साथ बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद रईस दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ और एक नज़र इस पर डाली जिसे रस्सियों से बांध दिया गया था और सर पर लाल घूंघट डाला गया था। मुंह पर टेप मौजूद था, इसीलिए इससे दबी दबी आवाजें निकल रही थी। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। रईस दरवाजा बंद करता इस तक पहुंचा और घूंघट के ऊपर से इसके सर पर बोसा दिया। उसके अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। साइलेंट डार्लिंग, मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो, लेकिन मैं क्या करता। मुझे तुमसे जबरदस्ती करनी पड़ी क्योंकि तुम मान ही नहीं रही थी। उसकी मज़ाहमत देखकर वो बोला और पीछे हटा। जानती हो नूरा, मैंने इस दिन के लिए कितना इंतज़ार किया है। बचपन से मैंने सिर्फ तुम्हारे ख्वाब देखे, तुम्हारे अलावा किसी और लड़की का नहीं सोचा। यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मरने और मारने की हद तक जा चुका था। तुम बचपन से ना किसी के करीब जाती थी और ना किसी को अपने करीब आने देती थी, तो कैसे तुम किसी के साथ चिपक कर बाइक पर जा सकती हो। नूरा, फिर भी मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। शायद वो तुम्हारे भाई जैसा होगा और इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन जब मैंने तुम्हें किसी मर्द की जैकेट में देखा तो बर्दाश्त नहीं कर पाया।
तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो नूरा? तुम किसी दूसरे शख्स के करीब कैसे जा सकती हो? किसी और से मोहब्बत कैसे कर सकती हो? वो अचानक से इसके कंधों से इसको झंझोड़ने लगा। कोई बात नहीं मेरी डार्लिंग, ये भी तो हो सकता है कि तुमने अपने भाई की जैकेट पहनी हो। मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो फिर से इसके सर पर बोसा दे गया था और स्टाइलिश दुल्हन का लिबास इसकी गोद में रख दिया। लो ये पहन लो, मैं तुम्हारे हाथ खोल देता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें खुद पहनाता हूँ। क्या पता हाथ खोलने के बाद तुम यहाँ से भाग जाओ, फिर शेरनी को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। रईस की बात पर वो नफी में सर हिलाने लगी और जोर से खुद को रस्सियों से आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी, जिससे इसकी गोद में रखा ड्रेस नीचे गिर गया। गलत बात है डार्लिंग, ड्रेस बोल्ड है तो क्या हुआ, सिर्फ मैं ही देखूंगा। अपने शौहर के सामने ऐसे लिबास पहनने से कैसे शर्म। और मुझे भी मौका मिलना चाहिए इस हुस्न की देवी को निहारने का। इससे इससे देखकर तुम ऐसा रिएक्ट कर रही हो। मैंने तो हमारे बेडरूम में तुम्हारा पूरा वार्डरोब सेट कर दिया है। वो सब देखोगे तो लाल टमाटर हो जाओगी। अचानक वो कहका लगाकर हंसने लगा, लेकिन मुकाबल की बार बार मज़ाहमत पर वो चिढ़ गया था। अच्छा ओके, मैं तुम्हारे हाथ खोल देता हूँ। अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप ये लिबास पहन कर आ जाओ। कोई भी होशियारी दिखाई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो इसे वार्न करता हाथ खोल चुका था। जैसे ही मुकाबल के हाथ आजाद हुए, इसने झट से घूंघट उठाई और एक जोरदार थप्पड़ रईस के मुंह पर दे मारा। रईस की नजर जब सामने खड़े शख्स पर पड़ी तो इसकी सब आंखें हैरत से फट गई थी। अरसम जब खान साहिब के साथ इस जगह पहुंचा तो इसकी सोच के मुताबिक वहां वो बाइक पर मौजूद थी। खान साहब बाइक को देखकर खुश हो गए। अरसम बाबा, ये बाइक तो नूरा मैडम ने अर्जल बाबा के फार्म हाउस के गैराज में रखवाई थी, क्योंकि आप लेने से इनकार थे। और ये बाइक आपके लिए बनवाई थी, इसका मतलब नूरा मैडम यहाँ आई है। खान साहब हैरत से इस जंगल नुमा इलाके को देख कर बोले थे। आपकी नूरा मैडम को बाइक चलानी आती है? अरसम ने हैरत से पूछा। ये पूछे कि नूरा मैडम को क्या नहीं आता। वो हर चीज में माहिर है। इन्हें तो खान साहब अपनी ही धुन में बोलते जा रहे थे, लेकिन अरसम अपनी ही सोचों में गुम था। अरसम को हैरत हुई कि खान साहब को इस जगह के बारे में नहीं पता था। ये तो इसकी पसंदीदा जगह थी। क्या ये बात इसने सिर्फ इसे बताई थी? वो सारी सोचों को झटकते बोला था। खान साहिब, मुझे अंदर जाकर इसे ढूंढना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं या फिर जा सकते हैं। हम दोनों इस बाइक पर आ जाएंगे। अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं अनुरल के फ़ोन से आपको कॉल कर दूंगा। कहते हुए वो अंदर की जानिब बढ़ा और खान साहिब पीछे से अरे अरे कहते रह गए। चलते चलते वो इस लकड़ी के केबिन में पहुंचा, लेकिन वो अंदर मौजूद नहीं थी। अनु, अनु कहाँ हो तुम? वो जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगा। दो तीन आवाजें लगाने के बाद इसे इसकी आवाज फिजा में सुनाई दी। आवाज के ताक़ुब में कुछ दूर और चला तो वहां एक छोटा सा, दो तीन बार आवाज लगाने के बाद उसे उसकी आवाज फिजा में सुनाई दी। आवाज के ताक़ुब में कुछ दूर और चला तो वहां एक छोटा सा घर देखकर हैरान रह गया। जैसे ही वो अंदर गया, वो वहां पेंटिंग करने में मसरूफ थी। सुबह से सब उसके लिए कितना परेशान थे। वो कितने आराम से अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके यहाँ पेंटिंग कर रही थी। वो गुस्से से इस तक गया और इसे एक जोरदार थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि अचानक रुक गया। उसने हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर जोर से मारा। शिद्दत इतनी थी कि दीवार पर लगी ग्लास फोटो फ्रेम नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई, जिस पर अनुरल सहम गई। पागल हो तुम? ऐसे किसी को बताए बगैर कहीं भी मुंह उठाकर आ जाती हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वो अचानक इसे कंधे से झंझोड़ते हुए दहाड़ा था। उसके चेहरे पर अपने लिए परेशानी देखकर अनुरल मुस्कुरा दी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? वो इसकी अधूरी बात को दोहराने लगी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अरसम फौरन से इसे दूर हुआ। जब मेरी पसंद नापसंद से किसी को फर्क नहीं पड़ता तो मेरे होने या ना होने से भी क्या फर्क पड़ेगा? बल्कि तुम सब खुश और सुकून से रहोगे, खासकर तुम। वो फिर से पेंटिंग में मगन हो गई थी। तुम्हें जरा भी एहसास है सब तुम्हारे लिए कितना परेशान है? तुम्हारा बाप मेरे घर तक पहुंच गया, मेरे सामने तुम्हारे लिए गिड़गिड़ाने लगा। और अरसम ने गुस्से से इसकी पेंटिंग को नीचे फेंक दिया, लेकिन जैसे ही नजर इस पेंटिंग पर पड़ी इसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। वो उन दोनों की पेंटिंग थी, वही मंजर जब वो दोनों पहली बार यहाँ आए थे। आसमान से बातें करते करते अचानक वो अपना भड़ास निकाल गया था और वो इसे सीने से लगाती इसके माथे पर बोसा दे गई थी। अनुरल रोती हुई घुटनों के बल इस तस्वीर के पास बैठ गई। चले जाओ तुम यहाँ से, मुझे अकेले रहना है। कोई मुझे नहीं समझता, सब मुझसे जबरदस्ती करते हैं। तुम्हारी शर्त वो नहीं मानते और इनकी तुम नहीं मानते। तुम लोग जानबूझकर मेरे जज्बात से खेल रहे हो। वो घुटनों में मुंह छुपाए रोती हुई शिकवा करने लगी। हरसम भी घुटनों के बल इसके सामने बैठा। क्या चाहती हो तुम?
वो सपाट अंदाज में पेंटिंग को देखते बोला। अनुरल ने चेहरा उठाकर तिरछी निगाहों से इसको देखा। तुम तो ऐसे कहते हो जैसे तुम जो मैं कहूंगी मान जाओगे, वो मुंह बसोर कर बोली। तुम जो भी कहोगी मैं वो करूंगा, इस बार अरसम ने संजीदा आवाज में कहा। अनुरल ने जब्त होते इसके गल अनुरल जब्त होते इसके गले लग गई। मुझसे शादी कर लो बेबी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और मुझे घर नहीं जाना। पहले मुझसे निकाह कर लो, फिर हम वहां जाएंगे, तब डैडी और बाकी सबको मैं समझा दूंगी। वो ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रह सकते, लेकिन तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं सोच सकती। मैं मर जाऊंगी, मुझे कोई नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। वो जोर जोर से रोती अपना दुखड़ा सुना रही थी, लेकिन अरसम इससे अलग हुआ और खड़ा हो गया। इसने अपना हाथ इसके आगे फैलाया। चलो। कहाँ? निकाह करने। अरसम की बात पर वो हैरत और खुशी से इसका हाथ थामकर उठ खड़ी हुई। तुम सच कह रहे हो? हाँ। सपाट अंदाज में सपाट आवाज गूंजी, लेकिन इसकी सुरमई आंखों में सच्चाई देखकर अनुर फौरन से मान गई। वो इसका हाथ थामे इसे वापस इसी जगह लेकर आया जहां खान साहिब मौजूद थे। अरसम ने इन्हें आंखों ही आंखों में इशारा किया, जिस पर उन्होंने हाँ में सर हिलाया और वहां से चले गए। ये तुम खान साहब को क्या इशारा कर रहे थे? अनुरल ने बाइक पर पीछे बैठते पूछा। मामू को कुछ ना कहने को बोला है, संजीद किसे कहता वो बाइक स्टार्ट कर गया था। लेकिन मैं क्या पहनूंगी अरसम? मेरी शादी को लेकर बहुत ख्वाब है, लेकिन अब ना शॉपिंग का वक्त है ना घर जा सकती हूँ। वो मायूसी से बोली। अम्मा का शादी का जोड़ा और उनके जेवरात हैं, तुम वो पहन सकती हो। अरसम की आवाज पर वो खुशी से खिलखिला उठी और इसके गिर्द अपना हसार तंग कर दिया। लेकिन वो कहाँ है? इसकी फिक्र तुम मत करो, कहता वो इसे घर ले गया। इसे वहां छोड़कर वो कहीं गया और कुछ देर के बाद वापस आया तो इसके हाथों में अपनी माँ का जोड़ा और जेवरात थमा दिए। अनुरल ने इसके बेड वाले गाल पर बोसा दिया और तैयार होने चली गई। काफी देर के बाद जब अरसम झुंझलाकर उठने ही वाला था, वो दरवाजा खोलकर बाहर आई। उसका ये रूप देखकर अरसम का दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने को था। वह आसमान से उतरी अप्सरा लग रही थी, उससे नजर नहीं हट रही थी। आज का दिन अलग ही आज उसका दिल अलग ही रफ्तार में धड़क रहा था। वो मबहूत सा इसे देखता ही रह गया। वो इसके पास आई, अपनी चूड़ियां कनकनाई तो अरसम होश में आया। कैसी लग रही हूँ साईं? वो शर्माने की एक्टिंग करते बोली। अरसम ने अपनी उंगली इसके आंखों के काजल से छूकर धीरे से इसके कान के पीछे टीका लगा दिया। अब की बार अनुरल का चेहरा सच में गुलाबी हुआ था। चले? वो इसका हाथ थाम कर ले जाने लगा। तुम तैयार नहीं हुए? मैं हमेशा हैंडसम हूँ, चाहे जो भी लिबास हो। उसने आंख मारकर उसे सुलगाया और आगे बढ़ गया। एक बार बीवी बनने दो, फिर जोरों का गुलाम ना बनाया तो मेरा नाम अनुरल नहीं। वो हूं करती हुई इसके पीछे जाने लगी। बाहर खान साहिब की गाड़ी मौजूद थी। अनुरल कार में बैठ गई और सफर शुरू हो गया। कुछ देर के बाद अनुरल को रास्ता समझ में आने लगा। ये तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? हम निकाह करने जा रहे हैं ना? वो परेशान होकर अरसम का हाथ पकड़ चुकी थी, लेकिन वो सपाट अंदाज में ड्राइविंग करता रहा। अरसम, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो रोती रही, झंझोड़ती रही, लेकिन वो पत्थर बना रहा। जब गाड़ी दौरानी मेंशन के सामने रुकी तो अनुरल की आंखों में शिकवा था। अरसम ने जबरदस्ती इसका हाथ पकड़ा और घसीटते हुए अंदर ले जाने लगा। अरसम, डैड मेरी शादी रईस से करवा देंगे, प्लीज मुझ पर रहम करो, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। लेकिन वो बेहिस रहा। शाजिम दौरानी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अरजल और आरेश हैरानगी से इस शख्स को देख रहे थे और इसके पीछे दुल्हन के लिबास में रोती हुई इसकी बहन। अरसम ने अनुरल का हाथ छोड़ा और वो रोती हुई इसको देखने लगी। शाजिम और घर के बाकी बड़े अनुरल को किस्वा की शादी के जोड़े और जेवरात में देखकर पत्थर के हो गए। इन्हें माजी की हर तलखी याद आई। प्रिंसेस, हानिया भागती अनुरल तक पहुंची, एक नफरत भरी निगाह अरसम पर डाले। वो अनुरल को इससे दूर ले जाने लगी, लेकिन अनुरल को ना हिलते देखकर पीछे मुड़ी तो इनकी बेटी के नाजुक हाथ इस जानवर की गिरफ्त में देखकर हानिया ठिठक गई। हानिया के साथ अनुरल भी अपनी कलाई पर अरसम की सख्त गिरफ्त पर चौंक गई थी। यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होती है। अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।